हेलो वेलकम। आवियान आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिरोजीत आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। सबसे पहले हमें ये जानना है कि बायनोमियल थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी और बायनोमियल थ्योरम कहाँ से शुरू होता है ये देखते हैं। देखिए, बायनोमियल थ्योरम की जो ज़रूरत पड़ती है हमको वो ये है कि जैसे मान लो, आप सिंपल सी बात मैं बताऊँ कि एक्स प्लस वाई अगर दो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है जिसको आप सम में या हमारे पास डिफरेंस में रखते हो, पावर में वन करोगे तो उसकी कोई खास खास बात नहीं होती, ये ऐसा आएगा। दूसरा क्या आता है मेरे पास कि अगर मान लो ऐसा ना हो कि ये चीज़ ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आएगा, तो ये टू एक्स वाई क्यों आया? अगर मान लो किसी ने कहा कि हमारे पास x प्लस वाई पावर में हमारे पास 3 होगा, तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस का वाई क्यूब, ये जो आया, ये जो सिचुएशन आता है मेरे पास, ये क्यों आता है? इसके पीछे लॉजिक ये होता है कि हमारे पास डॉट 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 एक्स प्लस वाई पावर में क्या होता है n। ठीक, एन सी जीरो एक्स के पावर में n, वाई के पावर में ज़ीरो, एन सी एन एक्स के पावर में n माइनस वन, वाई के पावर में क्या आएगा वन, डॉट 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 एन सी एन एक्स के पावर में ज़ीरो, वाई के पावर में क्या होता है n। ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन है, n एक मान लो फ्रैक्शन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हम ले सकते हैं। तो यहाँ से बायनोमियल की शुरू हुई, क्योंकि जब n की वैल्यू बहुत बड़ी लेना शुरू करेंगे तब बायनोमियल की शुरुआत होगी। जैसे मान लो, अब आप ये थ्री एक्स स्क्वायर वाई कैसे आया, इस सब के लिए यही फॉर्मूला बोल सकते हो आप। इसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन या बायनोमियल फॉर्मूला, आप जो भी चाहो बोलना चाहो बोल सकते हो। अब सवाल ये है कि अगर हम लोगों ने इस बात की शुरुआत की, अच्छा, तो एक बहुत क्लियर बात हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे मान लो आप ये जो नंबर लिखते हो, ठीक है, इसमें एक बात हमें नज़र आ रही है, वो है एन का कंसेप्ट। तो एन सी ज़ीरो क्या है, ये याद रखना हमेशा, एन हमारे पास जो होगा ये वन होगा, एन सी जीरो वन होगा, और एन सी एन भी क्या होता है, वो भी वन ही होता है। ठीक है, एन सी वन मतलब एन, और एन सी एन माइनस वन भी क्या होता है, वो भी एन होता है। अब इसको, इस बारे में थोड़ा सा मैं विस्तार में बात करना चाहूँगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि यही फॉर्मूले को उसने ए प्लस बी के टर्म में लिखा हुआ है, बात वही चीज़ हमारे पास है। ठीक है, इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया था। अब बात करेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। सर फॉर्मूला होता है एन सी आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसका मतलब होता है एन में से आर लोग को चूज़ करना। ये कॉम्बिनेशन में भी यूज़ आता है, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी में यूज़ आता है, और एज वेल एज आप देख ही रहे हैं बाइनोमियल में यूज़ आता है। अब फैक्टोरियल क्या है, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि देखो हमारे जो दर्शक होंगे या हमारे जो स्टूडेंट होंगे, जो हमारे पास एस्पिरेंट्स होंगे, उनमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका मैथ्स नहीं था या मैथ्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि भाई मैथ्स को, हर चीज़ को बेसिक से बताओ। फैक्टोरियल जीरो, ये वन, फैक्टोरियल कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वन को वन लिखेंगे, टू को वन इंटू टू लिखेंगे, थ्री को क्या लिखेंगे, वन इंटू टू इंटू थ्री, मतलब छः हो गया। चार को क्या लिखेंगे, वन टू थ्री फोर, ये कितना आएगा, 24 हो गया। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक से लेके उस नंबर तक का प्रोडक्ट, या उस नंबर से लेके एक तक का प्रोडक्ट, बात बराबरी आएगी, प्रोडक्ट करने में फर्क फर्क क्या पड़ता है, ये आ गया। लेकिन हमारे पास कुछ बातें और आएंगी, कैसे? जैसे मान लो आपने लिखा 5C2, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल क्वेश्चन में आगे आपको मिलेगा। तो अगर आपको आगे मिलेगा तो भाई आपको आगे इसकी जानकारी भी क्लियर होनी चाहिए। अब मान लो मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाया, तो ये हो गया 5 - 2, ये हो गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल क्या हो गया 3। बट मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, इससे सारी कहानी खत्म हो जाए। कैसे बताता हूँ। मान लीजिए मैंने ये 5 लिखा, ये 2 लिखा, तो इसको मैं ऐसे ना लिख के बेसिक तरीके से लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5, और अगर मान लो एक और दो, 1 2 3, यह आएगा 2, यह आएगा 10, 5C2, ये 10 आ गया। ठीक, 5C2 में क्या करेंगे, देखो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ये होगा 4, ये हो गया 10। तो 5C2 का मतलब क्या होता है, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो जो 10 होगा वो हमारे पास इस तरह करेंगे। ठीक है, 8C3,
ठीक। अब ये क्या शॉर्टकट क्या है थोड़ा समझते देखो। जैसे मान लो 5C2 लिख रहे हो, तो मैं 5C2 कैसे लिखा, जो नीचे के नंबर से वो डिसाइड करेगा कि कोई चीज़ कितनी बार लिखी जाती है। नीचे में 2 लिखा है, तो 2 को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, तो 2 इंटू 1 2 ही बार लिखा गया। ऊपर वाला भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा, 2 बार लिखा, कट पीट के आपको सीधा आंसर आ गया। 8C3 वो भी आपको सीधा मिल गया। तो इस तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल हम आगे भी करते रहेंगे। फिर आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट और बताऊंगा, एन सी आर इजगल टू एन सी एन माइनस आर। इन पॉइंट का इस्तेमाल यहाँ पे हम खूब करेंगे। एन सी आर बराबर क्या, एन सी बार क्या होता है, एन सी एन माइनस आर। जैसे मान लो आपको बोला गया है 8C5, मैं 8C5 में करके मैं 8 माइनस 5 करूंगा, जो होगा 8C3, इसके लिखेंगे 8 7 6, और नीचे क्या आएगा 3 2 1, ये उड़ा दो, आपकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 56 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रहा है, क्या बोलना कोशिश कर रहा हूँ कि 56 इज द करेक्ट आंसर। तो इस अप्रोच से भी चीज़ों को हम ले सकते हैं, इस अप्रोच से भी चीज़ों को हम ले सकते हैं, जो हम इस चीज़ को सीधी की बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, तो ये भी एक अप्रोच है जिसके हिसाब से हम चीज़ों को ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भाई। ठीक है, अब आता है, जैसे मान लो हम लोगों ने एक तो ये लिख दिया हमारे पास कि भाई इस तरह से आप चीज़ों को लिख सकते हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। तो आप जब भी नंबर बड़ा देखोगे तब आप इस नंबर को इस तरह माइनस करके छोटे में कन्वर्ट कर सकते हो। अब सवाल है ये क्या है, ये है जनरल टर्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम मान के चले कि इंडिया से एग्जाम में 4 क्वेश्चन आता है बाइनोमियल थ्योरम से, तो 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन में या चारों क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का यूज होगा। इसको बोलते हैं जनरल टर्म एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल। टी आर प्लस वन इजगल टू एन सी आर एक्स एन माइनस वन। किसका सर, एक्स प्लस वाई। अगर मान लीजिए हमारे पास एन है, तो इसका आर टर्म निकालने का ये जरिया होता है। जैसे मान लो हमारे पास एक टर्म है एक्स प्लस वाई पावर में 10 है, बोला 6 टर्म निकालो। तो सर 6 टर्म कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखोगे, 6 टर्म T6 लिखा, फिर लिखोगे T5 प्लस वन। इस फॉर्मेट में बदलना है, 6 तो 6 ही होगा लेकिन बदलेंगे इस फॉर्मेट में। फिर क्या होगा, n मतलब हो गया ये जो पावर में था 10, 10 की क्या लिखेंगे 5, x के पावर में क्या होगा 10 माइनस 5, y के पावर में क्या होगा ओनली 5। जब ये सॉल्व होगा 10C5, x के पावर में क्या होगा 5, y के पावर में 5। जो भी आएगा फाइनली सॉल्व करके जिस फॉर्मेट में ऑप्शन होगा, हमारा जवाब भी उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके हिसाब से कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन का जवाब कंपटीशन अगर है तो मुझे उसका आंसर उसके ऑप्शन से ही मैच कराना है, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। हमारा आंसर कुछ आ रहा है, से मान लो हमारा आंसर ये आ रहा है, बट ऑप्शन में उन्होंने ये सॉल्व किया है, तो इन दोनों को एक साथ करके पावर में 5 कर दिया, मान लेते हैं एक एजम्पशन से हुआ, तो हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा। नहीं तो क्या आपका आएगा आंसर इधर, आपका ऑप्शन होगा इधर, आप एग्जाम में क्या होगा पूरा सही करके भी आप कर नहीं पाओगे। तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि अगर आप कर रहे हो तो कंपटीशन में, ये कॉलेज का स्कूल का छोड़ दो, कंपटीशन ये सिखाता है कि टेक्निक ये करिए कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज करोगे तो आपको ऑप्शन पे ख्याल रखना है, ए ऐसा है, बी ऐसा है, सी ऐसा है। तो आप याद रखिएगा, अगर ये मॉड्यूल शुरू से फॉलो करोगे तो आपके ऑप्शन ढूंढने में दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी पे यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा देखिएगा, 2x प्लस 1 के बाद में 4 है, 4C1, इसको लिख के दिखाया गया कि कैसे भाई आंसर हमारे पास आते हैं। अब आता है मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट। मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट क्या होता है सर, सर मिडिल टर्म कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए x प्लस वाई पावर में n है, तो ये जो n है, n हमारी का मान लो कैपिटल n है, तो n को हम क्या कर सकते हैं, 2 फॉर्मेट में होता है। अगर n इवन है, मान लो n इज इवन, स्मॉल कैपिटल कुछ भी ले लो, उससे नहीं फर्क पड़ता, तो n/2 प्लस 1 टर्म ये हमारे पास टर्म बोला जाए। ऑड के 2 केसेस हो गए। सर ये क्या बता रहे हैं, देखो जैसे मान लो x प्लस वाई के बारे में 10 है, तो आपसे बोला मिडिल टर्म, मिडिल मतलब बीच वाला टर्म, तो आप क्या लिखोगे 10/2, 10/2 की प्लस 1 क्यों ले रहे हो सर, 10/2 इसलिए लिख रहे हो कि 10 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन के लिए कंडीशन हमारे पास होल्ड होगी, 5 + 1 कितना होगा 6 टर्म, इसका क्या होगा मिडिल टर्म। तो आपको निकालना क्या है T6, फॉर्मूला क्या है, कौन सा यूज करेंगे, इसके प्रीवियस में जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये फॉर्मूला TR+1 NCR, x के बार में n-1 y के बार में है ना, वही यूज करेंगे, अलग से कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कि बहुत एप्लीकेशन अच्छी है, इसलिए याद रखिएगा इन चीज़ों को। मैं छोटी छोटी बातों को ध्यान दिला रहा हूँ। एक और बात करते हैं, मान लीजिए ये 7 है, 7 क्या है सर, ऑड नंबर है। ऑड के कितने हमारे पास होंगे सर, ऑड के 2 होंगे। कैसे, एक बार हम लेंगे 7 + 1/2, सही है सर, 1 + 7 + 3/2, 8/2 4, ये कितना आएगा 10/2 5। तो 2 टर्म्स क्या क्या आएंगे, 4 और 5 आएंगे। 2 टर्म कितने आएंगे, 4 और 5। तो T4 को क्या लिखेंगे बताओ भाई,
T3 प्लस 1 और T5 को क्या लिखेंगे, T4 प्लस 1। जो भी आंसर आएगा, इट ऑल डिपेंड, कि कई बार इसका वो लोग एवरेज निकाल के भी आंसर बोलते हैं, कई बार वो अलग अलग भी लिख देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे आंसर से कोई मतलब नहीं, ऑप्शन के फॉर्मेट जो है वही इस चीज़ को डिसाइड करेंगे कि भाई साहब ये चीज़ कैसे होगा। हमारा हमने लिख दिया कर दिया नहीं फर्क पड़ता, हमारा ऑप्शन सही है तो हम लोगों की जो मेहनत है वो साथ देगा, और नहीं तो भाई साहब देख ही लो, आप क्या बोल सकता हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आता है ये क्वेश्चन, इन एक्सपेंशन ऑफ दिस द थ्री टर्म्स आर द रेस्पेक्टिवली, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था हमारे पास, व्हाट इज द इक्वल टू एन। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे होगा। जैसे देखो मान लो ये है, तो एक्सपेंशन ये है, कोई इशू नहीं है। तो आप मान लो हमारे पास क्या बोला गया है, फर्स्ट थ्री टर्म्स आर द एक्सपेंशन ऑन 1 12x। अच्छा, तो पहला टर्म तो ले ना लो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो 1 ही आएगा। फर्स्ट थ्री टर्म, तो सेकेंड टर्म लेते हैं, सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे सर सेकेंड टर्म को आप लिखेंगे 1 + 1, लिख ही सकते हैं, हमारे पास r + 1 होता है, तो 1 तो ये क्या होगा 1 + ax और मेन, तो एन सी क्या होगा, एन क्या होगा NC1, 1 के बारे में कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ax के बारे में क्या होगा, पहला में सर ax के बारे में 1, ये लिख देंगे हम, क्या होगा 12, तो फाइनली आएगा n ax इजगल टू क्या आएगा 12, ये इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका हमारे पास अगला टर्म क्या है 3 मतलब क्या लिखेंगे सर 2 + 1 लिखेंगे, फॉर्मूला क्या होगा NC2, और क्या होगा 1 को छोड़ दो कुछ भी लिखो, एक्स के पावर में क्या आएगा 2, इस किसके इक्वल है सर इक्वल है हमारे पास 64x², ये 12x है और ये क्या है 64x²। सर इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा मैं बता रहा हूँ क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपके पास ये बात बहुत क्लियर है कि आपके पास, जैसे मान लीजिए आपने ये x से x काट ही सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने x से x काट दिया, तो NA की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, और आपने इसको यहाँ पे लिख के छोड़ दिया। तो इससे फ़ायदा क्या बताता हूँ, ये होगा n बाई फैक्टोरियल 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा a² x², ठीक है, या हमारे पास चलिए कोई बात नहीं है 64 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि हमारे पास ये देखना ज़रूरी है कि ऑप्शन क्या है और क्या पूछा है, हमारा काम है n निकालना, और n को भी आप कैसे भी चाहो तो निकाल सकते हो, ये सारा चीज़ आपकी मेहनत पे है, ये मेरे हाथ पे नहीं है, ये आपके मेहनत पे है कैसे। अब सवाल ये है कि जहाँ n और a है वहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 12, एक काम तो ये है, और दूसरा काम क्या है कि भाई साहब आप a को इन टर्म्स ऑफ n में कन्वर्ट कर दो। क्यों करूं भाई, मुझे n ही चाहिए तो मैं a के लोग के क्या करूंगा। अब मैं थोड़ा इधर की तरफ आता हूं, ठीक, जगह थी नहीं इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। मैंने लिखा n -1 a² 64 × 2 128 लिख के छोड़ दिया। क्योंकि देखो कैलकुलेशन अगर आराम आराम से करेंगे तो मैंने देखा एक चीज़ बहुत कॉमन है कि गलतियों की होने की गुंजाइश कम रहती है। अब देखो जब मैंने लिखा a=12/n, तो जहाँ a है वहाँ क्या लिख दोगे आप 12 का स्क्वायर बाई क्या लिखोगे n का स्क्वायर, यह आएगा 128। अब यहाँ हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर में क्या अंतर है मैं आपको वही सिखाने जा रहा हूँ। देखिए n-1/n 128/144 देख लेते हैं। अब थोड़ा सा रेशियो बनाता हूँ, रेशियो खेलते हैं। कैसे सर, किससे कटेगा सर, किसी से भी काट लो, 4 से कोशिश करेंगे, 4 से हो जाएगा, 4 से कोशिश करें, 4 × 12 और 2 और कितना आएगा 36 आएगा मेरे हिसाब से, और कितना आएगा और काटेंगे सर कट जाएगा सर, ये 8 आएगा ये 9 आएगा, तो 8/9 का रेशियो आएगा। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरा स्टाइल देखिए, ये 9 है, 9 किसके बराबर है n, तो और n-1 किसके बराबर है 8। इसका मतलब ये तय है कि n का मान क्या होगा, अगर मैं 9 रखूं तो ये सेटिस्फाई LHS और RHS को कर रहा है, तो मैं क्यों इक्वेशन बनाऊं भाई साहब, मेरा कोई शौक थोड़ी पड़ा है कि इक्वेशन बनाने का। आंसर होगा कि आपका 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिकली हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। व्हाट इज द टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसका एक्सपेंशन अभी हमेशा रखिएगा, जब भी टर्म की बात करिए, भी पेपर का ही क्वेश्चन है आपका n है, तो अगर n एक्सपेंशन की बात हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमेशा रखिए, टोटल टर्म क्या होगा
n+1 ये रूल कहता है। क्यों से? जैसे हमने अभी याद करिए, हमने किया था थोड़ी देर पहले, क्या किया था? थोड़ी देर पहले सर आपने एक्स स्क्वायर प्लस इस तरह की कुछ लिखा था, तो पावर में कितना थे, पावर में कितना था मेरे पास? सर पावर में 2 था तो 3 टर्म आए थे। इसका मतलब पावर में जो भी होगा टर्म उससे क्या होगा, एक ज़्यादा होगा। इसमें क्या करेंगे सर? इसमें भी कर सकते हैं। कैसे? इसमें ये कर सकते हैं कि 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, और क्या होगा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं कि ये दोनों चीज़ें क्या है, सर ये दोनों चीज़ें a प्लस बी और a माइनस बी है, जिसका स्क्वायर करने पे ये आ जाता है। तो ये पूरा आएगा क्या, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक, ठीक है, ये हो गया। और ये अपना जो लिख रहे हैं, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा आप सबको कि देखिए यहाँ का 2 और यहाँ का 2 एक साथ आ गया, और पावर में 2 और 2 क्या हो गया, 4 आ गया। ये 8 नहीं होगा, ये 2 एक साथ ही आएगा, और बाहर 1 2 ऑलरेडी है, इसलिए वो 4 ही होगा। ये एक्सप्रेशन की बात कर रहा है जिसके टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछे जा रही है। आपके पेपर का क्वेश्चन है, तो आप 4 + 1 कितना लिख दोगे, 5। 5 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसलिए मैंने हर आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ भाई साहब, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसका कारण भी है, मैं कारण के साथ बता रहा हूँ कि देखो भाई ऐसा कुछ हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इसकी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ये जो है बड़ा कॉमन है। जैसे मान लो NC(x) = NC(y) है, तो ये तब पॉसिबल है जब x + y शुड भी क्या होगा, n होगा। ये कंडीशन है, इफ़ और देन की कंडीशन है कि अगर ऐसा मिलता है तो ऐसा हम अप्रोच कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे इसको लिखेंगे कैसे, 20cn+2, ये क्या आएगा 20cn-2। तो क्या लिखेंगे, x + y n+2। ठीक है, ठीक है। अब आता है मिडिल टर्म के बारे में। तो मिडिल टर्म पे मैंने चर्चा किया था कि इवन और ऑड का। यहाँ पे क्या देखेंगे सर, यहाँ तो इवन है, तो आपने सिखाया था कि इवन में +1/2 करेंगे, ये मिडिल टर्म होगा। तो कौन सा होगा सर, थर्ड टर्म होगा। तो ये थर्ड टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। और मैंने ये भी सिखाया था कि अगर टर्म को ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे। कुछ लोगों ने कहा सर ऐसे ब्रेक कर लीजिए, आपका काम थोड़ा आसान होगा। फॉर्मूला क्या होगा सर, फॉर्मूला होगा NCR। n क्या है, 4c2। x क्या होगा सर, x की वैल्यू आपने यहाँ सिर्फ 2 लिखा है, 2 के बारे में 4 - 2। और y क्या है, y के बारे में क्या होगा, मेरे भाषा में सिर्फ 2 होगा क्योंकि r होता था। तो 4c2 को आप चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, 4 × 3, 2 × 1। और 2 के बारे में कितना लिखूँ, 2 का स्क्वायर कर दूँ, और ये आएगा 9x² कर दूँ। अब मैं क्या करूँ बताओ भाई, मैंने करने के लिए मैं उड़ा दूँ इसके, इसमें एक उड़ गया, 12 दूनी 24, 24 × 9 कितना आता है सर, 24 × 9, 24 × 9x। ठीक है, फाइंड द कोफिशिएंट मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, कितना आएगा मेरे पास, 24 × 9 कितना आएगा, 9 चौक 36, 18, और कितना हो गया मेरे पास, 3 21, 216 आएगा। आंसर कितना आएगा मेरे पास, 216। कोफिशिएंट बोला है तो 216 लेंगे हमारे पास। 216 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। का जवाब भी आपको मिल गया। थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं भाई साहब। अगर ये है, देखो ये सब मैं क्वेश्चन वहाँ से उठाया हूँ जो आपके पेपर्स के हैं। पेपर्स को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर से हमें एक बात का बहुत क्लियर आइडिया होता है। किसी भी कंपटीशन में, हमारे देश की बात में अगर मैं करूँ तो मैं एक बात बहुत कॉमन देखा हूँ कि अगर हमारे देश में अगर पुराने पेपर को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छा भला होने वाला है, क्योंकि पुराने पेपर से ही कुछ हो सकता है। नहीं तो आप बैठ के क्या करेंगे कि अगर पुराने पेपर से आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका पेपर कहीं और जाएगा और आपकी तैयारी कहीं और जाएगी। तो दोनों मिलता नहीं है, इसलिए बहुत प्यार से मिलाना पड़ता है दोनों को। तैयारी, कंपटीशन और स्कूल की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है, इसलिए लोग कंपटीशन में क्रैक करने में उनको दिक्कतें होती हैं। वरना स्कूल टॉपर अक्सर क्या होता है, कंपटीशन को भी क्रैक कर लेता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है भाई, डिफरेंसेस है। तो हम डिफरेंसेस को कोशिश करेंगे मिटाने की। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ गलत है, सही है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कोशिश करेंगे इन डिफरेंसेस को मिटाने के लिए। इसके लिए हमें एक ही काम होता है, पढ़ाई करना। अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की फिर हमारा हमको कौन रोक सकता है। देखो एक कंडीशन होता है कि अगर NCR -1, एक शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको,
या तो पूरा सॉल्व करो, उतना टाइम नहीं देगा। आप क्या करोगे, जब ऐसा मिलेगा एक आर है एक आर से कम है, तो इसका जवाब होगा आर प्लस आर सी आर हो जाएगा। जो भी पावर में होगा उसमें क्या होगा, सी आर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी सेम कहानी, यहाँ भी n प्लस वन, बड़ा कौन है, आर माइनस वन, आर माइनस वन बड़ा है, इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे मान लो आपको तो इस तरह समझते हैं, 5C2 है सर और 5C3 है सर, तो इसमें 5 और 5 है, तो 5 का हो गया 6, 2 और 3 में बड़ा कौन है सर, 3 बड़ा है, तो इसको आप नॉर्मली सॉल्व करके देखिएगा, इसके इक्वल होगा। तो एक शॉर्टकट है जो मैंने आपको बताया। सर क्या फ़ायदा है इसको पढ़ा के, सर फ़ायदा है जब इनको दोबारा मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा सर आर और आर माइनस वन में कौन बड़ा, सर आर बड़ा है, और ऊपर के जो भी नंबर्स उसमें एक ऐड कर दो, तो n प्लस टू सी आर हुआ। देखो n प्लस टू सी आर हुआ कि नहीं, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर शुड बी सेम। और बहुत इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा दिखता है जहाँ पे इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज की जाती है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इजगल टू एन सी एन प्लस वन सी आर। ये जो फॉर्मूला या स्ट्रेटजी जो भी आप बोलना चाहोगे, इसका एप्लीकेशन ज़बरदस्त है। और अगर वही बोलूँगा कि अगर आपने इसको किया तो ठीक है, नहीं तो आपका भला देख ही लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए अपना भला। टाइम के साथ अगर लोगों ने काम नहीं किया तो उनका भला खुद ही को लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा खेल टाइम का है। जो टाइम से जीत गया वो जीत गया, नहीं तो फिर आप देख लो भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे बोला गया नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, तो नॉन जीरो टर्म्स में क्या होता है, जैसे एक लिखा गया 1 प्लस रूट टू रूट थ्री 11, 1 माइनस टू रूट थ्री हमारे पास 11। तो इसमें आपको करना क्या भाई, नॉन जीरो टर्म्स क्या आएंगे, नॉन जीरो टर्म्स चूंकि ये वैल्यू है तो कंडीशन के हिसाब से ये वैल्यू 11 ही रहेगी, इसमें कुछ चेंजेस हम नहीं करना चाहिए, तो ये 11 ही रहती है, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन है कोफिशिएंट दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, am in the expansion of this are a and alpha and beta। अगर हमारे पास बोला गया है कंडीशन से, क्या कंडीशन सर, a प्लस ए एम प्लस एन। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, ऐसे क्वेश्चन में ऐसा देखा गया है कि लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत डरावना कर दिया है। बेसिकली इतना डरावना नहीं होता, क्योंकि अगर मुझे एक्सपेंशन नहीं करना है तो आपने कहा कि सर एक बार आप m ले लो, क्या क्या आपको बोला है, ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ए एम, कोफिशिएंट ऑफ ए एम, और हमारे पास ये, तो मान लीजिए हमने एक बार m ले लिया, तो क्या आएगा मेरे पास, टी एम की वैल्यू हमारे पास कोई m प्लस वन लिया, तो आएगा क्या सर, आएगा m प्लस एन टी एम, और वन के पावर में तुम कुछ भी रखो उसकी सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में क्या बचा है, ए के पावर में क्या होगा, m प्लस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कहानी क्या हो रही है, यहाँ पे जो ऊपर वाला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, क्या बोला गया, ये जो हमारे पास टर्म है, हमारे पास एक्सपेंशन ए एम और ए एम जो है, एक्सपेंशन ऑफ दिस का मतलब क्या है, इनका जो कोफिशिएंट है ये अल्फा और बीटा, इसका कोफिशिएंट मतलब सर इसका कोफिशिएंट, और किसकी बात कर रहा है, इसका कोफिशिएंट। तो m वाले कोफिशिएंट को बोला गया है अल्फा, और हमारे पास n वाले को बोला गया है बीटा। तो इसका मतलब आप क्या बात करना चाहते हैं सर, मैं कह रहा हूँ इसकी जो वैल्यू है वो है अल्फा, और सर m की वैल्यू हमारे पास हो गया अल्फा, और n की वैल्यू क्या होगी, मतलब m प्लस एन सी m की वैल्यू क्या होगी, बीटा, ठीक है। तो ये कैसा क्या होगा, लॉजिकली क्या है, देखो ये टेक्निकली ये दोनों सेम ही है। कैसे सेम है, देखिए अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये आएगा m प्लस एन, ठीक, ये आएगा n, ये m प्लस एन माइनस एन, ठीक हो गया। तुम नीचे वाले को सॉल्व करके देखो क्या आता है, सर ये हो गया अल्फा के इक्वल।
नीचे वाले को सॉल्व सर, m प्लस एन फैक्टोरियल n अपॉन क्या आएगा, ये आएगा m, और m प्लस एन माइनस क्या लिखूँ, m उड़ा दो, फिर आ गया मेरे पास n, ये हो गया बीटा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती सर, इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है क्योंकि नीचे n और m ही आएगा, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, इस कहानी से एक शिक्षा ये मिलती है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, बीटा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमको ये साबित कर दिया कि अल्फा किसके इक्वल है सर, बीटा के इक्वल है। ये भी एक स्ट्रेटजी होती है क्वेश्चन को समझने का, कि बहुत प्लान से करना पड़ेगा, अगर प्लान से नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आगे ही मुसीबत ही खड़ा करेगा। प्लान होना बहुत ज़रूरी है, वरना काम तो चलता ही रहेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ दिस आर इक्वल, इनके टर्म्स इक्वल है तो आर की वैल्यू क्या आएगा, देखते हैं। सबसे पहले बात करें क्या कोफिशिएंट है सर, 2r प्लस 1। तो 2r प्लस 1 को हम क्या लिखते हैं, 2r प्लस 1, ठीक है। अब इसको ब्रेक कैसे करूं बताओ भाई। तो 2r प्लस 1 जो होगा ये हमारे पास इन द कोफिशिएंट ऑफ if the coefficient of the 2r plus 1 and r plus 2r expansion if the coefficient of 2r plus 1, तो 2r plus 1 का जो कोफिशिएंट है ये अच्छा देखते हैं, ये वैल्यू है 1 प्लस एक्स के पावर में 43, तो tr होता है, तो यह tr की जगह 2r plus 1 ही कर लेते हैं, तो क्या आएगा सर, 2r plus 1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, तो ये होगा 1 तो छोड़ दो, हमारे पास n क्या होगा 43, 2r plus 1, ठीक, और x के पावर में 1 तो छोड़ दो, 2r plus 1, तो आपके पास ये कोशिश है। दूसरा क्या होगा सर, आपने कहा था r प्लस 2, तो r प्लस 2 को मैं क्या लिखूँ सर, r प्लस 2 को मैं क्या लिख दूँ, r प्लस 2 को r प्लस 2 ही रखो, 43 क्या लिखूँ 2r प्लस 1, और x के पावर में क्या आएगा 2r प्लस 1, r प्लस 2 आ जाएगा, r प्लस 2 आ गया। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू मेरे पास है ये इक्वल है, ये कह रहे हैं इनके जो कोफिशिएंट है इक्वल है। इक्वल कब होगा, 43 सी क्या लिखा हूं मैं, 2r प्लस 1 इजगल टू 43 और क्या आएगा r प्लस 2, ठीक है। ये बात दिमाग में रख के चलना, r की वैल्यू मैं क्या रखूं कि जिससे ये दोनों बराबर हो जाए। मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन ऑप्शन इज द बेस्ट सोल्यूशन। सोल्यूशन ऑप्शन डाल के आप काम चला सकते हैं, चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ये मर्जी आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे अप्रोचेस करोगे, ठीक है, ये भी आपकी मर्जी पे है। अब आता है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, NC0 NC1 NC1 हमारे पास ये कैसे होगा। अभी तो बड़ा लंबा चला जा रहा है, डॉट 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 कहाँ तक चली जाएगी कहानी पता नहीं चलेगा। भाई आप NC0 ले रहे हो, फिर NC1 ले रहे हो, फिर NC1 ले रहे हो, NC2 ले रहे हो, इसका मतलब इसका कुछ पेयरिंग का चक्कर हो सकता है, तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो अगर मैं पहले की बात करूँ तो क्या आएगा सर पहला आएगा मेरे पास 7C0, तो 7C0 प्लस क्या होगा 7C1, मैंने अभी सिखाया था एक नंबर आगे पीछे होगा तो ये क्या होगा पता है आपको 8C1 हो जाएगा, ये होगा 8C1। अगला क्या होगा सर ये 8C2 होगा, डॉट डॉट क्या होगा लास्ट में क्या होगा 8C क्या होगा मेरे पास 7 होगा, ठीक, क्या होगा मेरे पास 8C7 होगा, क्योंकि आप लास्ट वाला जो देख रहे हो वो क्या है, लास्ट वाला भी चेक ही कर लेते एक बार, 7C6 प्लस 7C7, तो 8C क्या होगा 8C7, तो मैंने वही तो लिखा 8C7। लेकिन पूरी स्टोरी में एक बात को बहुत क्लियर होना चाहिए क्या, कि सर एक फॉर्मूला होता था NC1, ठीक है, NC1, ठीक है, डॉट 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 मेरे पास, तो हमारे पास इस पूरी स्टोरी में कि NC1 NC हमारे पास कहाँ तक आएगा n तक। इसमें एक चीज़ मिसिंग ये होती है कि NC0 एक मिसिंग होती है, अगर ये करेंगे पूरा तो ये 2 के बार में इनके इक्वल होता है, एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ सर, यहाँ पे तो वो मिसिंग है, तो मैंने अपनी तरफ से 8C0 डाल दिया, 8C1 डॉट 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 8C7 और 8C8 भी करना पड़ेगा, और 2 ऑटोमेटिकली माइनस होगा। 2 क्यों माइनस करेंगे सर एक तो ये होगा और एक तो ये होगा, क्योंकि ये दोनों ये बिना हमें पूरा सॉल्व करना बहुत नुकसान हो जाए। क्यों, आप एक एक के सॉल्व कौन करेगा भाई, तो मैंने 0 से n तक की सारी एडजस्टमेंट बैठा दी, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 शुरू में मैंने पढ़ाया था, तो 1 और 1 हमने 2 जोड़ा है, अगर मैंने 2 जोड़ा है तो भाई साहब 2 घटाना तो पड़ेगा ही। सर ये सब क्यों कर रहे हैं सर, करने के पीछे लॉजिक है, आप सीधा 2 के बार में 8 इस पूरे ब्रैकेट को बोलेंगे -2, 2 के बार में 8 बेसिकली होता क्या है, ये 2 के बार में 8, 2 के बार में 4 इंटू 2 के बार में 4 लिखेंगे,
सर 2 के बाद में 4 क्या होता है? 16 इंटू 16 कितना आएगा? 256 आएगा। 256 से अगर मैं 2 माइनस करूँ कितना आएगा? 254 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हिट करेगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आंसर देने से मतलब नहीं, मैं चाहूँ तो सारा आंसर लिखा के चलो, लेकिन आंसर से मतलब नहीं है। हमें ये भी सीखना है कि आंसर के साथ जो हम करेंगे, जो कैसे कर रहे, अप्रोच कैसे होगा, वो भी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी।